हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन को और उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या क्या पड़े हैं इंडियन इकोनॉमी में उसे। आज के क्लास में हम नेगेटिव इम्पैक्ट को स्टार्ट करेंगे। प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी के नेगेटिव इम्पैक्ट क्या क्या रहे हैं ऑन द इंडियन इकोनॉमी, ऑन द इंडियन पीपल, हम उसको डिस्कस करने वाले हैं आज के क्लास में। तो चलिए शुरू करेंगे। नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन इन इंडिया। Negative impact of प्राइवेटाइजेशन इन इंडिया अंडरस्टूड है कि हम इंडियन इकोनॉमी के केस में ही नेगेटिव इम्पैक्ट को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि जो पॉलिसी है प्राइवेटाइजेशन की वो अडॉप्ट करी गई इंडियन इकोनॉमी में। अकॉर्डिंग टू दैट उसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट क्या रहे, हम इसकी शुरुआत करेंगे। और ठीक पॉजिटिव इम्पैक्ट की तरह जैसा हम लोगों ने पॉजिटिव इम्पैक्ट में डिस्कस किया था और पॉइंट वाइज हम लोगों ने पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा है प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी का, ठीक उसी तरह से हम नेगेटिव इम्पैक्ट को भी पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि इंडियन इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर के रोल को बढ़ा देने के कारण किस तरह की परेशानियां या प्रॉब्लम्स जनरेट हुए। चूँकि हम लोगों ने प्राइवेटाइजेशन में ये डिस्कस किया कि जितनी भी पब्लिक सेक्टर कंपनीज थी उनको उनके ओनरशिप के साथ, उनके मैनेजमेंट, उनके कंट्रोल के साथ प्राइवेट सेक्टर को सौंप दिया गया था अंडर द पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन। ऐसा करने से भारतीय अर्थव्यवस्था पर इस बात के काफ़ी अच्छे असर हुए, लेकिन अगर कोई डिमेरिट्स भी पड़ा तो वो क्या रहा, हम उन्हें देखते हैं। और सबसे पहला पॉइंट नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन में होगा नेग्लेक्ट ऑफ सोशल इंटरेस्ट। ठीक है, देखिए प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी में हुआ क्या, तो जितनी भी पीएसयूज थे इंडियन इकोनॉमी के उन सब के ओनरशिप को प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया, पार्शली और फुल्ली। उसके पीछे के अलग कारण हैं, पर्पसेस अलग अलग हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ऐसा करने के, लेकिन इन सब के बीच में कहीं ना कहीं जो सोशल इंटरेस्ट है, व्हाट इज सोशल इंटरेस्ट मीन्स, सो इट मीन्स दैट कि सोसाइटी का जो वेलफेयर है, गरीबों का कल्याण कहीं ना कहीं इस प्रोसेस में नेग्लेक्ट हो गया। प्राइवेट सेक्टर को जब इंडस्ट्रीज का ओनरशिप सौंपा गया, उससे जितने भी प्राइवेट फर्म्स या प्राइवेट ओनर्स थे उन्होंने जो भी काम किया उन इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट से रिलेटेड या उन इंडस्ट्रीज के कंट्रोल से रिलेटेड, उसका एकमात्र पर्पस रहा। देखिए प्राइवेट सेक्टर के द्वारा जो भी काम किया जाता है, तो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज को रन करा रहे थे या इंडस्ट्रीज को वो जब चला रहे थे तो उनका मोटिव था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, लाभ को अधिकतम करना। और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का एम रखते हुए जब प्राइवेट सेक्टर ने काम करना शुरू किया तो उससे सोसाइटी का वेलफेयर नेग्लेक्ट हो गया, गरीबों का कल्याण उस प्रोसेस में कहीं हट गया और
इस तरह से इकोनॉमी जो थी हमारी इंडियन इकोनॉमी, उसमें गवर्नमेंट ने जिस पर्पस से बिफोर 1990 तक की जितनी भी पॉलिसीज़ का अडॉप्शन किया गया था, उन पॉलिसीज़ के अडॉप्शन में पब्लिक सेक्टर के रोल को इसीलिए इतना महत्वपूर्ण समझा गया क्योंकि उस टाइम पीरियड में गवर्नमेंट का सिर्फ और सिर्फ एक मोटिव था, दैट इज सोसाइटी का वेलफेयर इम्प्रूव करना। बट जब इंडस्ट्रीज प्राइवेट सेक्टर को दे दी गई तो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा जो भी काम किए गए वो प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए किए गए, न कि समाज के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए। अकॉर्डिंग टू दैट प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी का एक एडवर्स इम्पैक्ट, एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो इंडियन इकोनॉमी पर पड़ा, दैट इज नेग्लेक्ट ऑफ सोशल वेलफेयर। सामाजिक कल्याण या समाज के लाभ को इसमें इग्नोर कर दिया गया, वहीं पर व्यक्ति विशेष के लाभ को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया। इसी के साथ पहला पॉइंट हमारा ओवर होता है एंड मूव करते हैं हमारे अगले नेगेटिव इम्पैक्ट पर, दैट इज हाईली प्राइज्ड गुड्स। इंडियन इकोनॉमी पर सिर्फ यही एक बुरा असर नहीं हुआ कि प्राइवेटाइजेशन के कारण व्यक्ति विशेष का कल्याण बढ़ गया, ना कि समाज का। उसके अलावा इंडियन इकोनॉमी में प्राइवेटाइजेशन की जो पॉलिसी थी उसमें जितनी भी इंडस्ट्रीज थी वो प्राइवेट सेक्टर को सौंप दी गई, और प्राइवेट सेक्टर जो है वो मार्केट मैकेनिज्म पे डिपेंड होके काम करते हैं। मार्केट में किस प्रोडक्ट का कितना डिमांड है, किस प्रोडक्ट का सप्लाई कम है, इकोनॉमी में इस तरह से प्राइवेट सेक्टर के द्वारा काम किया जाता है। और जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड जो है वो घट जाता है, और जब प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ता है। ये मार्केट मैकेनिज्म है, सिंपल। इन सारे सिचुएशन में इकोनॉमी में क्या होता है कि लोग जिस प्रोडक्ट को ज़्यादा डिमांड करते हैं उसकी कीमत कम होती है, या प्राइस कम होने पर लोग डिमांड ज़्यादा करते हैं। तो इन सारे सिचुएशन में हुआ ये कि गुड्स एंड सर्विसेज की जो कीमतें रहीं वो काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो गई, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के द्वारा वही प्रोडक्ट्स बनाया गया जो डिमांड में था। और प्राइवेट सेक्टर उन प्रोडक्ट्स को बना इसलिए रहे थे क्योंकि उनको क्या अर्न करना था, प्रॉफिट अर्न करना था। तो इस पर्पस को पूरा करते हुए प्राइवेट सेक्टर के द्वारा इंडियन इकोनॉमी में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए, इंडस्ट्रीज को चलाया गया, उसका एक एडवर्स इम्पैक्ट पड़ा कि इंडिया में कंटिन्यूटी में कीमतों में बहुत ही ज़्यादा चढ़ाव, उछाल देखने को मिला। और इंडियन इकोनॉमी में महंगाई का स्तर, जिसको हम महंगाई को हम इन्फ्लेशन के टर्म्स में जानते हैं। इन्फ्लेशन का मतलब होता है, इन्फ्लेशन इज अ स्टेट जहाँ पे वैल्यू ऑफ मनी घट जाता है। वैल्यू ऑफ मनी घट जाता है ड्यू टू राइज इन क्वांटिटी ऑफ मनी। देखिए, मात्रा पैसों की बढ़ती है और उसके कारण उस वैल्यू मनी का जो वैल्यू है वो घट जाता है, और इस स्थिति को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। ये वैल्यू ऑफ मनी एंड क्वांटिटी ऑफ मनी से हम क्या समझ रहे हैं? तो देखिए, जहाँ पे पहले एक पेन, अगर हम एक पेन लेने जाते, जहाँ पे ये पेन हमें 3 रुपए का मिल जाता, मान लीजिए कि एक पेन हम पहले के टाइम में लेते वो 3 रुपए में मिल जाता, आज इसी पेन को परचेज करने के लिए हमें 10 रुपए देने पड़ते हैं। अब यहाँ पे आप बात समझेंगे कि क्या हो रहा है। सेम प्रोडक्ट है, सेम क्वांटिटी है, उसको खरीदने के लिए पहले हमें कम पैसे देने पड़ते थे, अब हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। तो एक तो क्वांटिटी ऑफ मनी फॉर द सेम प्रोडक्ट हमारा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। क्वांटिटी ऑफ मनी क्या हुआ, बढ़ गया।
है ना, क्वांटिटी ऑफ मनी जो है वो बढ़ गया, 3 का 10 हो गया। और अगर हम वैल्यू ऑफ मनी की बात करेंगे तो वो हमारा क्या हो गया है, घट गया है। कैसे घट गया है वैल्यू ऑफ मनी? तो अगर हम पेन के टर्म्स में बात करें तो पहले के 3 रुपए के बराबर आज के 10 रुपए का वैल्यू हो चुका है, क्योंकि पहले वही पेन 3 का आता था, अब उसी पेन के लिए 10 देना पड़ रहा है। सो इस सेंस में, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट के सेंस में अगर हम देखें तो वैल्यू जो है 10 रुपए का पहले के 3 रुपए के बराबर है। अकॉर्डिंग टू दैट वैल्यू ऑफ मनी क्या हो गया, घट गया, है ना। अभी का 10 रुपए का वैल्यू पहले के 3 रुपए के वैल्यू के बराबर हो गया। सो द वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेज। व्हाई? बिकॉज द क्वांटिटी ऑफ मनी हैज बीन इंक्रीज्ड। क्वांटिटी ऑफ मनी के बढ़ने से वैल्यू ऑफ मनी जो है वो घटता है, एंड दिस सिचुएशन विल लीड्स इन्फ्लेशन। और ये क्यों हुआ? क्योंकि प्राइसेस जो हैं, राइज इन प्राइसेस, महंगाई जो है वो काफ़ी हद तक क्या हो गई, बढ़ गई। तो इंडिया में प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी के आने से सिर्फ यही नहीं हुआ कि कंपटीशन बढ़ गया या प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बढ़ गई या फिर फर्म्स की, प्राइवेट सेक्टर की एफिशिएंसी बढ़ गई, बट नेगेटिव इम्पैक्ट पे ये देखने को मिला कि समाज का कल्याण तो कहीं हट गया, छिप गया, रुक गया, साथ ही साथ महंगाई का जो स्तर है वो काफ़ी हद तक बढ़ गया। दिस इज़ द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट नेगेटिव इम्पैक्ट जो कि प्राइवेट सेक्टर के द्वारा इकोनॉमी में इंडस्ट्रीज को चलाने के कारण पड़ा, या आप यूँ कहें कि प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी के नेगेटिव इम्पैक्ट ये रहे। ठीक उसी तरह से और भी नेगेटिव इम्पैक्ट्स में पॉइंट हैं, जैसे कि मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल। हम लोगों ने ये मोनोपोलिस्टिक टर्म पढ़ा हुआ है। मोनोपोली का मतलब होता है सिंगल कंट्रोल या सिंगल ओनरशिप। अब देखें क्या हुआ, प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी में जो जितने भी इंडस्ट्रीज थे वो क्या हो गए, सारे के सारे गवर्नमेंट सेक्टर से निकल करके प्राइवेट ओनर्स के पास चले गए। इस सिचुएशन में हुआ ये कि पहले की जो स्थिति थी इंडिया में, पहले की स्थिति क्या थी, और पहले से क्या मतलब है, तो टिल 1990 तक की पॉलिसीज़ में जितनी भी इंडस्ट्रीज़ थी या कंपनीज थी वो किसके कंट्रोल में थी, गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी। ड्यू टू दिस इन इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी अच्छा, एक तो ये इंडस्ट्रीज़ गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी, सिंगल ओनरशिप हो गया, तो इस सेंस में गवर्नमेंट जो है वो मोनोपोली की तरह इकोनॉमी में बिहेव कर रहे थे। अब ये भी मोनोपोली थे, ऊपर से मोनोपोली होते हुए भी वो इंडस्ट्रीज़ को ठीक से चला नहीं पा रहे थे एंड वो लॉस में जा रहे थे, जिसकी वजह से प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी आई। एंड इन द प्राइवेटाइजेशन all the industries, all the ownership and management of the industries, especially the government industries, the government companies were given to the private sector. So जब industries private sector के पास चली गई तो इससे क्या हुआ कि धीरे धीरे तमाम इंडस्ट्रीज प्राइवेट सेक्टर के हाथों में चली गई और इकोनॉमी में मोनोपोली कंट्रोल देखने को मिला एक बार फिर से, और वो भी किसके द्वारा, तो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा। पहले गवर्नमेंट थे मोनोपोली तो कम से कम सोशल वेलफेयर हो रहा था, गवर्नमेंट को भले लॉस हो रहा था बट सोशल वेलफेयर हो रहा था, ठीक है। तो लॉस हो रहा था गवर्नमेंट को एंड सोशल वेलफेयर भी हो रहा था। लेकिन जब इंडस्ट्रीज प्राइवेट सेक्टर के पास चली गई और वो जब मोनोपोली की तरह कंट्रोल में आ गए, वो जब मोनोपोली की तरह इकोनॉमी में उन्होंने लीड करना शुरू किया, तो इस सिचुएशन में प्रॉफिट तो होने लग गया इंडस्ट्रीज़ को, लेकिन जो सोशल वेलफेयर है वो नेग्लेक्ट हो गया, समाज का कल्याण कहीं ना कहीं रुक गया और इससे भी इकोनॉमी में एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। चूँकि इंडियन इकोनॉमी के केस में हम बात कर रहे हैं एंड इंडिया इज़ एन इकोनॉमी जहाँ पे गरीबी
ज़्यादा है। ड्यू टू दैट, अकॉर्डिंग टू दैट, इंडियन इकोनॉमी में इस तरह की पॉलिसी का अडॉप्शन किया जाना चाहिए जिससे कि प्राइवेट सेक्टर का भी फ़ायदा हो और पब्लिक सेक्टर यानी कि लोगों का भी फ़ायदा हो, और गवर्नमेंट जो है उनका जो पर्पस है, कहने का मतलब है कि इस तरह की पॉलिसीज़ का अडॉप्शन हमें करना होगा जिससे कि हमें हमारी अर्थव्यवस्था में प्रॉफिट भी हम बढ़ा सकें, साथ ही साथ समाज का कल्याण भी बढ़ सके। बट इन द प्रोसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑल द पब्लिक सेक्टर कंपनीज वर गिवन टू द प्राइवेट सेक्टर। अकॉर्डिंग टू दैट द सोशल वेलफेयर विल नेग्लेक्ट, और उस स्थिति में इकोनॉमी में एक मोनोपोली कंट्रोल हो गया, और ये मोनोपोली कंट्रोल हो गया बाय द प्राइवेट सेक्टर। दैट इज अनफेवरेबल इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन इन पॉवर्टी या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के जनरेशन की हम बात करें। इस तरह की स्थिति में ये पॉलिसी जो है हमारी उतनी सक्सेसफुल और उतनी हेल्पफुल नहीं दिखी, जो कि हमारा एक नेगेटिव इम्पैक्ट में काउंट हो जाएगा ऑफ द पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन। क्योंकि अगर आपने पॉलिसीज़ का अडॉप्शन किया और उससे अर्थव्यवस्था में और भी समस्याएं जैसे कि गरीबी बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, चूँकि प्राइवेट सेक्टर ने उस तकनीक का इस्तेमाल किया जिसमें कॉस्ट कम से कम लगे बट फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा हो, और इस स्थिति में उन्होंने लोगों के जगह पे मशीनों का उपयोग करना शुरू किया, और इंडियन इकोनॉमी में कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्रीज़ को रन कराने का पावर था वो कुछ हाथों में ही सिमट कर आ गया, रह गया, और एक मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल अर्थव्यवस्था में देखने को मिला, और इस बार का मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल देखने को मिला बाय द प्राइवेट सेक्टर। सो दिस विल डेफिनेटली अ नेगेटिव इम्पैक्ट जो कि प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी का इंडियन इकोनॉमी पर पड़ा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज hindrance in achieving the goal of full employment। देखिए, इंडियन इकोनॉमी में गवर्नमेंट के द्वारा कई सारे रूल्स, रेगुलेशंस या पॉलिसीज़ का अडॉप्शन किया गया। उन तमाम पॉलिसीज़ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये एम रखा कि इंडियन इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट यानी कि वैसे लोग जो काम करने के इच्छुक हैं, काम करने योग्य हैं, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल पाए। और गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम जितनी भी पॉलिसीज़ का अडॉप्शन किया उन सब में उन्होंने ये पूरी कोशिश करी कि देश में रोज़गार के नए अवसर उपलब्ध हो पाएँ। इस तरह का एम रखा गया। बट जब प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी का अडॉप्शन किया गया तो इस पॉलिसी के कारण जो ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था, दैट इज़ अचीवमेंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, इस ऑब्जेक्टिव को पूरा कर पाने में काफ़ी मुश्किल हुई। क्यों? क्योंकि मैं अभी अभी बता रही थी कि प्राइवेट सेक्टर का मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल का मतलब हो गया कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो कुछ इस तरह से काम करते हैं कि उन्हें प्रॉफिट मैक्सिमम चाहिए बट उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम से कम होना चाहिए। ध्यान देंगे, प्राइवेट सेक्टर जो है उनका एम हम लोगों ने पहले डिस्कस करा, दैट इज़ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्राइवेट सेक्टर को प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए बट उनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो उनको कम चाहिए, एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा ड्यू टू मॉडर्न टेक्निक और द यूज़ ऑफ हाई क्वालिटी ऑफ मशीनरीज। एंड मशीन्स के इस्तेमाल की बात अगर हम कर रहे हैं, मतलब हम बात कर रहे हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक के बारे में। एंड द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन दो तरह का हो सकता है, कैपिटल इंटेंसिव एंड लेबर इंटेंसिव। सो प्राइवेट सेक्टर ने अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को यूज़ किया, चूज़ किया, जिससे मशीनों का प्रयोग बढ़ा
क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उनको घटाना था। और इन सारी स्थिति में लेबर इंटेंसिव टेक्निक के इस्तेमाल को कहीं ना कहीं कम किया गया, हटा दिया गया या घटा दिया गया। इन सब के कारण इंडियन इकोनॉमी में जो न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होनी थी फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री, वो नहीं हुए। और फुल एम्प्लॉयमेंट का जो गोल रखा गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो एम रखा गया था, उसको प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी के कारण कंट्री में अचीव कर पाने में काफ़ी मुश्किलें हुई, या आप कहें कि उसको अचीव नहीं कर पाया गया। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन जो है उसने फुल एम्प्लॉयमेंट के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए काम नहीं किया, बल्कि उसने कहीं ना कहीं जैसे भी काम किया उससे इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या बढ़ गई है। और बहुत सारे PSUs जो कि पहले गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे बट बाद में प्राइवेट सेक्टर के कंट्रोल में आ गए, तो उन इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे वर्कर्स को जानबूझ करके जॉब से रिज़ाइन देना पड़ा या उन्हें ज़बरदस्ती उनके जॉब से हटा दिया गया। सो द प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी, इसने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट ना करके इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या को जनरेट कर दिया। और ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है फॉर श्योर इन द इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि इंडिया जैसी कंट्री में लोगों की संख्या ज़्यादा है। अकॉर्डिंग टू दैट लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, और अगर लोगों को जॉब नहीं मिल रहा देन उनके पास इनकम नहीं है। तो आप और भी नेगेटिव इम्पैक्ट में कह सकते हैं कि प्राइवेटाइजेशन के कारण गरीबी बढ़ गई। ठीक है, जो गरीबी थी, पॉवर्टी की समस्या थी, वो हमारे देश में घटी नहीं बल्कि वो और बढ़ गई। तो इस तरह से कुछ पॉइंट्स की मदद से हम नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन को डिस्कस कर रहे थे इंडियन इकोनॉमी के केस में, और इंडिया में प्राइवेटाइजेशन के ये कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। इसी के साथ हमारा जो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन का टॉपिक चल रहा था ये यहाँ पे फिनिश होता है। अब यहाँ पे हमारा प्राइवेटाइजेशन ओवर हो गया है। ठीक है, हम लोगों ने अब तक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में 2 पॉलिसी को डिस्कस कर लिया। द फर्स्ट वन इज़ लिबरलाइजेशन और सेकेंड पॉलिसी प्राइवेटाइजेशन। अब हम लोगों को पढ़ना है पॉलिसी ऑफ ग्लोबलाइजेशन, या सिंपल बोलें ग्लोबलाइजेशन। उसका मतलब क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी में किस किस तरह के या कौन कौन से इम्पॉर्टेंट स्टेप्स लिए गए, और उसके बाद हम उसके भी मेरिट्स एंड डिमेरिट्स को डिस्कस करके उसे फिनिश कर लेंगे। तो ग्लोबलाइजेशन की जो पॉलिसी रहेगी हमारी, उसे हम हमारे नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। थैंक यू।